अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन को हम किस तरह से रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब हम रियल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ पेशेंट्स का डाटा है और उसमें उनका ट्यूमर साइज़ जो है वो हमें गिवन है, और उस ट्यूमर साइज़ की बेस पे हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि क्या पेशेंट जो है उसका जो वो सेल्स हैं वो कैंसेरियस हैं या नॉन कैंसेरियस हैं, या जिसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम कहते हैं कि मेलिग्नेंट हैं या बिनाइन हैं। ठीक है, तो अगर तो मेलिग्नेंट है यानी कि उसको कैंसर है, तो बेस्ड ऑन उसके एक फ़ीचर की बेस पे, उसके ट्यूमर साइज़ की बेस पे अगर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो अगर हम हमारे पास लेट्स से ये कुछ डाटा है, तो क्योंकि हमारे पास दो ही तरह की क्लासेस हैं, या वो ज़ीरो होगी या वन होगी, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो और वन जो है वो वाई एक्सिस में नज़र आ रहा है। ठीक है, जब लीनियर रिग्रेशन था तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे आपको दो ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस जो है वहाँ पे आपको ट्यूमर साइज़ जो है वो नज़र आ रहा है। तो ट्यूमर साइज़ के अगेंस्ट हमने ये प्लॉट किया हुआ है 8 पेशेंट्स का डाटा। अब अगर हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करके इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जी हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारा जो हाइपोथेसिस है जिसे हमने थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन एक्स वन कहा था, जो कि एक लीनियर या एक स्ट्रेट लाइन का एक मॉडल है हमारे पास, उसको अगर हम यूज़ करें तो इस तरह से कुछ हमारे पास जो है वो लाइन बनेगी। अब इस लाइन पे हम ये कर सकते हैं कि इस पे हम कहीं पे थ्रेशोल्ड लगा दें कि जी इस पॉइंट से अगर कम प्रेडिक्शन होगी तो वो ज़ीरो मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो मॉडल जो है वो वन प्रेडिक्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ ये लग रहा है कि कुछ सेंसिबल काम कर रहा है मॉडल, यानी हम लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे अगर यूज़ करें तो शायद हम उसको क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकें। लेकिन यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि एक और पेशेंट आता है, उसका ट्यूमर का साइज़ जो है वो यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब इस सूरत में जो लाइन फिट होगी इस डाटा के ऊपर वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और अगर हम इस पे कोई कहीं पे चेक लगाते हैं कि उस पर थ्रेशोल्ड लगाते हैं हम कि जी इस थ्रेशोल्ड से कम जो पेशेंट्स हैं उनको उनको उनका जो ट्यूमर है वो बिनाइन है, और इससे जो ज़्यादा हैं वो जो है वो मेलिग्नेंट है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एग्जांपल है ये गलत क्लासिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम लीनियर रिग्रेशन को एज अ क्लासीफायर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। पहली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि थ्रेशोल्ड जो है वो ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड अगर हम लगा भी देते हैं कि जी इतने लेवल तक जो है वो लेट्स से क्लास ज़ीरो प्रेडिक्ट करेगा, उस थ्रेशोल्ड के बाद जो है वो क्लास वन प्रेडिक्ट करेगा, तो ये इतना सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो, ये ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वैल्यूज़ बाउंड नहीं होती, यानी कि ये अगर मैं आपको लाइन की इक्वेशन आपके सामने है तो ये बाउंड नहीं होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ सकती है, लेकिन हमें क्लासिफिकेशन के अंदर एक रेंज में वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। जैसे अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो हमें ज़ीरो और वन के दरमियान वैल्यूज़ चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो और वन की रेंज में ले आए? बिल्कुल है, और उसी की बेस पे जो है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। इसके नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आल्दो नाम जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है एल्गोरिदम। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो आउटपुट वैल्यूज़ करे ज़ीरो और वन के दरमियान। ठीक है, क्योंकि हम फिर ही उस पर थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं, 0.5 का थ्रेशोल्ड लगा लें हम, और वहाँ पे हम ज़ीरो और वन के दरमियान जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो करवा लें। दूसरी जो चीज़ है वो हमारा जो लीनियर कम्बिनेशन है वो यहाँ पे मैंने वेक्टर की फॉर्म में उसको लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था
कि वो थीटा ट्रांसपोज एक्स है, यानी उसमें थीटा की भी मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं और एक्स की भी मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं। जितने फीचर्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास उसके पैरामीटर्स होंगे और वो जो हाइपोथेसिस है वो उनका लीनियर कम्बिनेशन होगा। देन जो तीसरी चीज़ इसमें होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो हमारा लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड फंक्शन होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको हिंट दिया कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय हम ऐसा फंक्शन चाह रहे होते हैं जो हमें 0 और 1 के दरमियान जो है वो वैल्यू दे। तो सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन एग्जैक्टली यही काम करता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस फंक्शन की शेप जो है वो किस तरह की होती है। अगर हमारे पास ये जो एक्सिस है, अगर मैं इसको z कहता हूँ, जो हमारा इनपुट एक्सिस है, लेट्स से ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो कुछ इस तरह से उसकी शेप होती है। वो यहाँ से 0.5 से वो टच होके तो इस तरफ इस तरह से आता है, इसी तरह से ऊपर जो है वो इस तरह से वन को, यानी कि अगर माइनस इन्फिनिटी को की तरफ जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू जाएगी वैसे वैसे सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक की वैल्यू जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगी, इट अप्रोचेस टू ज़ीरो। और जैसे जैसे z की वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी वैसे वैसे सिग्मॉइड का फंक्शन जो है वो अप्रोच करता है 1 को। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें हमारी वैल्यूज़ को एक्चुअली एक स्क्वीज़ कर देता है, 0 और 1 के दरमियान में ले आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लॉजिस्टिक का फंक्शन जो है या सिग्मॉइड का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एस शेप्ड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से एस शेप्ड है, इसलिए हम इसको सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें फिर इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है? अगर तो हमारा हाइपोथेसिस जो है हमें 0.7 की वैल्यू दे रहा है, तो हम उसमें डेफिनेटली एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं कि 0.5 से ऊपर अगर वैल्यू आ रही है तो उसकी 1 प्रेडिक्शन होगी, 0.5 से कम आ रही है तो 0 प्रेडिक्शन होगी। लेकिन अगर वैल्यू 0.7 आ रही है यानी कि 0.5 से ऊपर आ रही है, तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक पेशेंट को कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में जो है वो हमें प्रेडिक्शन जो है वो देता है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी हमें देता है। और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है वेदर फोरकास्टिंग के लिए और यही डायग्नोसिस वगैरह के लिए, क्योंकि ये आपको परसेंटेजेस के अंदर ये बता रहा होता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये पेशेंट जो है ये इसका जो ट्यूमर है फॉर एग्जांपल वो मैलिग्नेंट है। और इसमें जो फिर जो बाकी की 30% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ एक्चुअली सम टू 1, तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो अगर 70% चांसेस हैं कि उसको ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट है, तो 30% चांसेस होंगे कि उसका जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट नहीं है। तो इनका जो सम है, यानी y1 गिवन द फीचर्स एंड द पैरामीटर्स एंड y की वैल्यू जो 1 है गिवन द फीचर्स एंड द पैरामीटर, उसका जो सम है वो दैट्स शुड बी 1। ठीक है, वो 1 ही होगा। तो सिग्मॉइड फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं g की फॉर्म में, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि z उसका इनपुट होगा, तो z जो है वो हमारा लीनियर कम्बिनेशन होगा। इसको हम कहेंगे, ये जो भी हमारा लीनियर कम्बिनेशन बनेगा इसको हम कहेंगे ये हमारा z है। और z का जो इनपुट है वो हम यहाँ पे आउटपुट है वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी इक्वेशन है 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। तो ये हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन है। अब अगर y की वैल्यू जो है 1 हम कब प्रेडिक्ट करेंगे? जब हमारा हाइपोथेसिस जो है वो हमें वैल्यू देगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5। और 0 कब हम प्रेडिक्ट करेंगे? जब एच एफ एक्स की वैल्यू जो है वो लेस दैन 0.5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि 0.5 वैल्यू कब होती है, ये 0.5 वैल्यू कब होती है? जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे आप देखें कि ये वैल्यू 0.5 कब होती है, जब z की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, जब z की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इनपुट उसको 0 मिलता है, तब सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो 0.5 करता है। यानी कि जब z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगी, देन हम प्रेडिक्ट करेंगे 1, और जब उसकी वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे, 0। ठीक है, यानी कि हम दो तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। यानी कि सिग्मॉइड फंक्शन के तौर पे अगर हम उसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब उसकी वैल्यू 0.5 या उससे ज़्यादा होगी तो हम 1 प्रेडिक्ट करेंगे, और उससे कम होगी तो हम 0 प्रेडिक्ट करेंगे। इसी तरह से z को अगर हम देखें जो कि उसका इनपुट है, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा होगी तो हम 1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और अगर उससे कम है तो हम 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसकी डिसीजन बाउंड्री जो है वो किस तरह से बनेगी। डिसीजन बाउंड्री को समझने के लिए हम इस तरह से इसको देखते हैं। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है हमारा, जिसमें हमारे पास θ0, θ1 x1 और θ2 x2 है। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ किया और हमारे पास θ0, θ1 और θ2 की कुछ वैल्यूज़ आ गई। लेट्स से हमारे पास θ0 की वैल्यू जो है वो -3 आ गई, θ1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ गई, और θ2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास वो भी 1 आ गई। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, तो प्रीवियसली जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, देन हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, 1। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो हम जो है वो 0 प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लाइन बेसिकली इस तरह से कुछ बनती है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये 3 से होके गुजरेगी। ठीक है, और ये लाइन जो है ये अगर इससे बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में होगा जो भी डाटा होगा, या जो भी नई अनसीन एग्जांपल अगर लाइन की इस तरफ आएगी तो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो 1 होगी या क्रॉसेस होगी, और अगर उससे कम आएगी तो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो 0 होगी या सर्कल्स होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है डिसीजन बाउंड्री का लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो डिसीजन बाउंड्रीज़ हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बने, वो नॉन लीनियर भी हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस दूसरी एग्जांपल के अंदर, लेट्स से हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री है, और उसकी शेप जो है हमारे हाइपोथेसिस की कुछ इस तरह से है। हमारे पास ये x1, x2, x3 और x4 हैं, और यहाँ पे हमने लेट्स से हमारे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ने θ1 को जो वैल्यू दी वो -1 दी, और इसको जो है वो 0 दी, इस θ2 को भी 0 वैल्यू दी, θ3 को 1 दे दी, और θ4 जो है उसको भी 1 वैल्यू दे दी। इस केस में हमारा जो हाइपोथेसिस बनेगा फाइनली वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन है, और इसका मतलब ये है कि अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी तो जो है वो प्रेडिक्शन क्या होगी, 1, अदरवाइज़ जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो 0 होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी जो है वो डिसीजन बाउंड्री बनेगी एक सर्कल की फॉर्म में। ये मैंने परफेक्ट सर्कल नहीं बना सका, लेकिन एक सर्कल की फॉर्म में बनेगी, और ये 1 से होके गुजरेगी। इससे बाहर अगर कोई भी अनसीन एग्जांपल आएगी तो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो 1 होगी, और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आएगी तो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो 0 होगी। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, किस तरह से ये क्लासिफिकेशन करती है और किस तरह से इसकी डिसीजन बाउंड्री जो है वो फॉर्म होती है।